हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा गांव चरखारी, जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, मुश्किल से 150-200 की आबादी में बसा, जहां हर मोड़ पर एक सुंदर सा मनोरम तालाब है और हर एक तालाब कमल के फूलों से इस कदर भरा हुआ है कि पानी नजर ही नहीं आता। इन्हीं तालाबों में गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब है, जहां शंकर भगवान का बहुत सुंदर सा पुराना मंदिर है। सारा दृश्य इतना मनमोहक है कि शब्दों में उतार पाना संभव नहीं है। उसी तालाब के दूसरी तरफ वाले घाट पर कुछ युवतियां नहा रही थी। नहाते हुए सारे जहां की चर्चा बहुत जोरों पर हो रही थी कि किस घर में क्या क्या हो रहा है, कौन इस हालत में ससुराल जा रही है, किसकी शादी तय हो रही है। तभी कोई बीच में अपनी चुनरी दिखाती तो कोई मेले से लाया अपना झुमका दिखाने लगती। तभी 17-18 साल की सुंदर सी लड़की भागती हुई आई। अरे सब लोग, मेरी चूड़ियां तो देखो कितनी सुंदर है। चूड़ियां दिखाते समय उसने अपना चेहरा छिपा रखा था। बड़ी अंदाजों के साथ उसने धीरे धीरे अपने हाथों को चेहरे से हटाया। हाथों को हटाते ही उसकी सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, सुआ जैसी नाक और गुलाबी होंठ, गोरा रंग और चूड़ियों से भरा हाथ, हरे रंग की सीधे पल्ले की साड़ी, पीछे बड़ी सी चोटी। और जब वो अपनी सहेलियों से बात कर रही थी तब इतना मटक मटक कर हिल रही थी कि उसकी बड़ी सी चोटी सावन के झूले की तरह कभी इधर लहराती तो कभी उधर। बीच बीच में वो अपने चोटी को हाथ से आगे पीछे करती। तभी उनमें से एक लड़की उठी और उसका हाथ पकड़कर बोली, हाय कितनी सुंदर चूड़ियां हैं, कहां से लाई हो चंदा? हम तो अपनी जीजी के यहाँ गए थे तो उन्होंने पहनवाई है। पता है चंपा, जीजी के यहाँ वाली मनिहारिन के पास बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां थी। अपने गांव वाली मनिहारिन तो कभी भी अच्छी चूड़ियां नहीं लाती। सारी लड़कियां पानी से निकलकर आधी भीगी और आधी नहाई हुई सी चंदा की चूड़ियां देखने लगी और अपनी अपनी राय ऐसे देने लगी कि जैसे कि बहुत बड़े विषय पर चर्चा हो रही हो। नहाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने लोटे पर पानी भरकर शंकर जी के शिवलिंग पर पानी चढ़ाती, परिक्रमा करती और मनोकामना मांगकर अपने अपने घर चली जाती। ये उन सबके लिए रोज का नियम था। भोर होते ही सब तालाब जाती और अपने सुख दुख आपस में बांटती और घर आकर अपने घरों के काम में लग जाती। पता नहीं कि उस तालाब के पानी की क्या तासीर थी कि नहाने के बाद तन और मन दोनों स्वच्छ हो जाते थे। हर दिन की तरह एक दिन चंदा जैसे ही तालाब से नहाकर घर आई तो देखती है कि उसका भाई शिव अपने दोस्तों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा है, तो वह भी उनके साथ खेलने लग गई। तभी माँ की आवाज आई, ओ चंदा क्या कर रही हो? माँ की आवाज सुनते ही चंदा हड़बड़ाकर भागती है। तभी शिव का डंडा उसकी चूड़ियों में लग जाता है, जिससे उसकी सारी चूड़ियां टूटकर बिखर जाती है। तो फिर क्या था, चंदा अपने भाई शिव को मारने के लिए दौड़ी तो शिव घर से बाहर भाग गया और इधर चंदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ओह माँ से बोली कि देखो, इस बदमाश ने मेरी सारी चूड़ियां तोड़ दी। कितनी अच्छी चूड़ियां थी। आज जब मैंने अपनी सखियों को दिखाया तो सभी जल भुन गई थी। अब तो सब मेरे ऊपर हंसेंगी। माँ ने समझाया और कहा, देखो और चूड़ी पहनकर आ जाओ जाके। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि इस गांव की मनहारिन के पास ऐसी अच्छी चूड़ी होगी क्या? मुझे तो दीदी के घर जाकर ही पहननी पड़ेगी। मुझे तुरंत जीजी के घर जाना है। क्या जिद करती हो चंदा? कोई बार बार जीजी के घर थोड़े ही जाता है। चंदा तो जिद पर अड़ गई। सुबह से शाम हो गई पर चंदा का रोना बंद ना हुआ। तभी माँ को याद आया कि परसों शिवरात्रि है तो मंदिर के पास बहुत बड़ा मेला लगेगा। माँ चंदा से बोली, सुनो बिटिया, शिवरात्रि के दिन मंदिर के पास मेला लगने वाला है। वहां मनिहारिन बहुत सुंदर सी चूड़ियां लाएगी और वहां से अपनी पसंद की ढेर सारी चूड़ियां ले आना। क्या सच्ची में माँ? और मारे खुशी के चंदा माँ से लिपट गई। अरे माँ को अब गिराएगी क्या? कहते हुए माँ प्यार से चंदा को देखने लगी। इतनी बड़ी हो गई पर इसका बचपन नहीं गया और सर को झटकते हुए अपने काम पर लग गई। 3 दिन बाद जब वो शुभ दिन भी आ गया और उधर सखियों की टोली भी मस्त चली आ रही थी। सभी औरतें कपड़े लत्ते से लैस थी। कभी कभी त्योहारों में पहनने वाले कपड़ों में हर जगह से तह के निशान बन गए थे।
मांग चोटी दुरुस्त, जेवरों से गोडनी की तरह लदी हुई ऐसी की जिसमें तिल रखने की भी जगह तक न थी। आज सबने कीमती और घराऊ जोड़े निकाले थे जो शादी ब्याह के वक्त ही पहने जाते थे और उसे पहनने के बाद हर लड़की स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। कस्तूरी में बंधी चोटियां जो नहाने के बाद कंधों में बिखेर दी गई थी, जिससे उनकी सुंदरता और बढ़ रही थी। हर एक सहेली के हाथ की हथेली पर पीतल का एक कमंडल लटक रहा था जिसमें पूजा का सारा सामान रखा हुआ था और रास्ते की थकान दूर करने के लिए एक फड़कने वाला गीत अलापती हुई जा रही थी। सबने मंदिर में जाकर जल से शंकर जी का अभिषेक किया और दंडवत लेटकर अपनी अपनी मन्नतें मांगी। पर चंदा जल्दी जल्दी पूजा करके अकेले ही मेले की तरफ बढ़ गई। चंदा के साथ चल रही उसकी सहेली ने चंदा से पूछा कि दीदी आपने क्या मन्नत मांगी? तो चंदा ने शर्माते हुए कहा, हट पगली, क्या कोई बताने वाली बात थोड़ी ही है, मैंने अपने लिए अच्छा सा वर मांगा है। तभी सारी सखियां भागती हुई आई और सब मिलकर उसे छेड़ने लगी। चंदा वैसे तो दिलेर और शौक थी, पर शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। तभी उनमें से एक सहेली बोली, चलो मेले से सब अपनी अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं। कोई झुमका देखता तो कोई पाजेब तो कोई ओढ़नी, पर चंदा सब जगह चूड़ियां ही देखती, पर उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसे वो लपक कर उठा ले। अचानक उसकी नजर कोने पर एक छोटी सी दुकान पर गई जहां एक लड़की चूड़ियां बेच रही थी। चंदा की ही हम उम्र रही होगी, पता नहीं उसकी उस भोली सी सूरत में क्या जादू था। चंदा बरबस उसकी ओर खिंची चली गई। जरा अच्छे अच्छे चूड़ियां दिखाना। चंदा का इतना बोलना था कि उसने कहा, अरे दीदी, जैसी चूड़ियां मेरे पास हैं वैसी चूड़ियां आपको पूरे मेले में नहीं मिलेंगी। और चंदा की तरह बिना देखे कहने लगी, ये ले लो लाल रंग की, पीले रंग की, ये डिस्को वाली चूड़ी, और ये रही स्प्रिंग वाली चूड़ियां, लाख वाली चूड़ियां, और ये रही माधुरी वाली चूड़ियां। चंदा कभी ये चूड़ियां उठाती तो वो दूसरी चूड़ियां दिखाने लगती। चंदा बोली, बस करो और मुझे वो हरे रंग वाली चूड़ियां पैक कर दो। अरे दीदी, क्या एक सेट ही लोगी? मेरे कहने से माधुरी वाली चूड़ियां भी ले लो। जब आप इन्हें पहनेंगे तो आपके वो दीवाने हो जाएंगे। ठीक है बहन, पैक कर दो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? झुमकी है मेरा नाम, इसी गांव में रहती हूँ, पर तुम्हें तो कभी देखा तो नहीं। चंदा ने गर्दन को हल्की जुम्बिश देकर पूछा, अरे मैं आज ही यहाँ आई हूँ। अरे जो हमारे गांव के प्रधान का घर है और उसके सामने जो घाटियों वाला रास्ता है, बस उसके ऊपर जाकर जो परचून की दुकान है, उसके बगल में गली का तीसरा मकान हमारा ही है। दीदी वो मेरे मामा मामी हैं, मेरे माँ बाप नहीं हैं, और जो दूसरा ठिकाना था वो भी जाता रहा, सो मामा मामी की मजबूरी थी अपने साथ मुझे रखना। इन चूड़ियों को शहर से लाती हूँ और गांव में बेचती हूँ। दीदी अपनी सखियों को लेकर जरूर दोबारा आना। चंदा मुस्कुराते हुए हाँ करके अपनी सखियों के झुंड में खो गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। हर तीज त्योहार झुमकी ही चंदा के घर आती और सभी को चूड़ियां पहनाती, क्योंकि अक्सर गांव में घर पर आकर ही चूड़ियों को पहनाने का रिवाज होता था। सो सदियों पुरानी रवायतों का हिस्सा थी। इससे एक तो घर बैठे चूड़ियां पहनने को मिलती और दूसरी तरफ मनिहारिन की रोजी रोटी चलती। इनके अपने घर बंधे होते थे और जब भी ये चूड़ियां लेकर आती तो औरतें चूड़ियां जरूर पहनती। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण राधा से पहली बार चूड़ी बेचने वाले यानी मनिहारिन बनकर ही मिलने गए थे। इसी कारण से गांव वाले मनिहारिन को बहुत सम्मान देते थे। प्यार और सुहाग के प्रतीक चूड़ियों को झुमकी बड़े मनुहार से पहनाती थी। इसी तरह चंदा और झुमकी मनिहारिन दोनों अच्छी सहेली बन गई। एक दिन चंदा जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि बाबा सुबह सुबह ही शहर को चले गए और सोचा कि शाम तक वो बाबा आ ही जाएंगे, मगर बाबा शाम तक वापस नहीं आए। तो उसने अपनी माँ से पूछा कि बाबा अभी तक नहीं आए। माँ ने उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि वो तुम्हारे रिश्ते की बात करने गए हैं। तुम्हारी केशवपुर वाली बुआ ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। अब तो बाबा शायद बात पक्की करके ही आए। माँ ने मुस्कुराते हुए बेटी के चेहरे पर उभरे हुए भाव को पढ़ने की कोशिश की। चंदा बोली, माँ शायद से बुला रहा है, कहते हुए वहां से चली गई। शर्मा गई लगता है। बर्तनों को समेटते हुए माँ बोली। चंदा बाहर आकर सोचने लगी कि उसके सपनों का सौदागर कैसा होगा, गोरा या सांवला, सलोना, लंबा या, खैर छोड़ो, ये सब तो बाद में देखा जाएगा। और अंदर आकर अपने कपड़ों को समेटने लगी।
दूसरे दिन जब बाबा रात को वापस आए तो वही सोने का बहाना करके लेटी रही। बाबा माँ को वहां के बारे में सारा ब्यौरा एक तरफ से देने लगे और बोले लड़का सुंदर है, सरकारी नौकरी में है और तीनों बहनों में अकेला है, खेती बाड़ी भी है और शहर में अपना बड़ा सा मकान भी है। अगर ये शादी हो जाए तो अपने चंदा के भाग्य ही खुल जाए। बहरहाल ये सब तो आगे की बातें हैं, पहले तो चंदा को पसंद कर ले। अरे वाह, मजाल है किसी की जो अपनी चंदा को देखकर ना करे। माँ ने बड़े गर्व से पास सो रही चंदा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो लोग अगले ही हफ्ते देखने भी आ रहे हैं। वैसे फोटो तो उनको पसंद आ गई है, मगर शहर का पढ़ा लिखा लड़का है, देखो। अच्छा चलो हम खाना लगाते हैं। बाबा हाथ मुंह धोते हुए बोले, अरे सुनती हो, मेरे बैग के बाएं पॉकेट में लड़के का फोटो पड़ा है, निकाला ना। खाना खाते हुए दोनों देखते हैं। ये बातें सुनते हुए चंदा के किशोर मन में गुदगुदी सी होने लगी और उसका मन हुआ कि किसी तरह वो भी लड़के की फोटो देख ले, और मन ही मन ये सोचकर सो गई कि पहले तो उन्हें हाँ करने दो। दूसरे दिन सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई। माँ घर की साफ सफाई में लग गई। चंदा को निर्देश दे दिए गए कि अब से वो सहेलियों के साथ नहीं खेलेगी। माँ ने कहा कि अब नहाने से पहले थोड़ा सा उबटन लगा लिया करना, उससे तुम और भी सुंदर दिखाई देने लगोगी। इस समय चंदा की सबसे खास सहेली रमा और झुमकी ही थी। जब चंदा सुबह तालाब में नहीं पहुंची तो उससे नहीं रहा गया, तो लौटते समय वह चंदा से मिलने उसके घर पहुंची और बोली, चंदा आज तालाब पर नहाने क्यों नहीं आई? हम सब ने तुझे बहुत याद किया। चंदा ने धीरे से माँ के कमरे में झांका और बोली, अंदर आज सब बताती हूँ। दोनों दबे पांव कमरे में आ गई। अरे बोलोगी क्या हुआ? ऐसे चोरों की तरह अंदर क्यों ला रही हो? झुमकी ने देखा कि चंदा का चेहरा उगते हुए सूरज के समान एकदम लाल हो गया था। चंदा ने धीरे से आंखें उठाते हुए कहा कि मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए माँ ने बाहर जाने से मना किया है। अरे वाह, झुमकी उछल पड़ी। हाय, अब समझ में आया कि हमारी बन्नो रानी क्यों शर्मा रही है। अच्छा बताओ, हमारे बन्ना राजा देखने में कैसे हैं? ये लो अच्छे से देख लो, नजर मत लगाना। धीरे से तकिए के नीचे से फोटो निकालते हुए चंदा बोली। तभी झुमकी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसा सजाएंगे कि शहरी बाबू तुम्हें देखने के बाद होश में ही नहीं रहेंगे। कल ही मैं शहर से बहुत सुंदर चूड़ियां और बिंदिया लाई हूँ, आकर ले लेना। अरे हाँ, जो तुम्हारी लाल वाली साड़ी है ना, जिसे तुमने बिमला की शादी में पहना था, उसी को पहनना, उसमें तुम बहुत सुंदर लगती हो। अच्छा तो हम चलते हैं, नहीं तो तुम्हारी माई जाग जाएगी। आखिर वह भी दिन आ गया जिस दिन चंदा को देखने सब लोग आए। माँ ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। झुमकी ने ही उसे सजाया और उसके साथ ही रही। विनोद बाबू बहुत ही भले इंसान थे। लंबा कंध, गोरा चिट्टा रंग, चेहरे पर काले रंग का चश्मा, पैंट शर्ट पहने, दीन दुनिया के होने की फिक्र ना थी। पढ़ने लिखने का शौक था और शराब आदि इनसे कोसों दूर। शहर में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। ना ही विचारों में और ना ही आदतों में कोई भी बुरा व्यसन ना था। चंदा को वे बहुत ही भले लगे। जैसे ही लड़के वालों ने हाँ करी, माँ ने शिव को खुशखबरी देने के लिए पूरे गांव में दौड़ा दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे गांव की औरतें बाहर बरामदे में इकट्ठा होने लगी। इसी दरमियान कोई चंदा को नसीहतें देता तो कोई पल्लू में मुंह छुपाकर रोने लगती और कहती, अरे चंदा चली जाएगी तो बेचारी माँ का क्या होगा, बड़ी लाडली जो है अपने माँ बाप की। तभी बातचीत के बीच से गांव की बुजुर्ग काकी बोली, अरे झुमकी यहाँ क्या कर रही है? कम से कम चंदा की माँ को तो समझाना था। खैर सभी अपनी अपनी राय देने लगे। कभी लालाजी उवर की तारीफें और भाग की सराहना होती तो कभी चंदा के भाग को सराहती थी। पंडित जी को बुलाया गया। विवाह अगले महीने ही निकला। इसके बाद तो साल भर बाद की शादी थी, सो आपसी मशविरा करके अगले महीने की 15 तारीख तय हो गई। बड़ी जोर शोर से शादी की तैयारी शुरू हो गई। इन सब में झुमकी ने चंदा का साथ खूब निभाया। जब कभी चंदा को जरूरत होती, झुमकी हमेशा मौजूद रहती। इस दौरान दोनों और नजदीक आ गई। नियत समय पर चंदा की शादी हो गई और वो सबको छोड़कर शहर आ गई। गांव में ससुराल की सारी रस्म निभाने के बाद चंदा को उसका पति शहर लेकर आ गया। कुछ कारणों की वजह से चंदा पग फेरने गांव नहीं जा सकी, क्योंकि उसके सास ससुर का कहना था कि अब जेठ का महीना लग गया है और चंदा उनके घर की सबसे बड़ी बहू थी। इसलिए जेठ और आषाढ़ के महीने के बाद
सावन में ही घर जाएगी और तब तक वो शहर में मन भर के रुक लेगी। शहर आकर चंदा को बड़ा अजीब सा लगता। कहाँ तो गांव का इतना बड़ा घर और ये शहर का 2 कमरों का बंद मकान। उसे ये चिड़िया घर से कम ना लगता। जितना बड़ा ये घर है उससे बड़ा तो गांव का आंगन है। जब वो विनोद पति से कहती तो वो कहता, यही तो फर्क है गांव और शहर में। आंगन और कमरों में ही नहीं, दिलों में भी तुम्हें देखने को मिलेगा। विनोद ने कहा, कुछ भी हो तुम्हें इन्हीं कमरों में रहना पड़ेगा। विनोद बड़ी कोशिश करता कि वो किताबें पढ़े, अच्छे लोगों में उठने बैठने का तरीका सीखे, पर चंदा को ये सब बातें बिल्कुल ना भाती। वह बस यही चाहती कि उसी तरह हंसे बोले, खेले कूदे, पर वहां तो सारी चीजों में पाबंदी लगी हुई थी। विनोद पूरी कोशिश करता कि चंदा खुश रहे, पर चंदा को लगता कि बस एक बार अपने गांव और अपनी सहेलियों के बीच पहुंच जाए। उसे अपनी रमा और झुमकी की बहुत याद आती। विनोद ने सोचा कि क्यों न चंदा को यहाँ का बाजार घुमा लाऊं, शायद उसका मन लग जाए। बाजार जाकर चंदा को बहुत अच्छा लगा। वो शहर की चकाचौंध को देखती ही रह गई। फिर सभी के लिए कुछ न कुछ खरीदा। वापस जाते समय उसे चूड़ियों की दुकान दिखाई दी तो उसने सोचा कि क्यों न झुमकी के लिए चूड़ियां खरीद लूं। शहर में कितनी सुंदर चूड़ियां मिलती हैं और वो मुझे ऐसे ही कोई चूड़ी ले आती होगी और मुझसे कह देती शहर से ले आई हूँ। अब मैं जब उसको चूड़ियां लेकर जाऊंगी तो वह बहुत खुश होगी। क्या बहन जी इतनी देर से खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, कौन सी चूड़ियां दिखाऊं? दुकानदार की बात सुनकर अपनी यादों से पलकों के रास्ते बाहर आ गई। वो लाल वाली 4 दर्जन पैक कर दो। अगले हफ्ते से सावन लगने वाला था और चंदा अपने घर शादी के बाद पहली बार आ रही थी। खुशी का ठिकाना ना था। 1 हफ्ते तो तैयारी में ही लग गए और फिर बाबा और उसका भाई शिव लेने आ गए। उसके जाने से विनोद काफी उदास था, पर चंदा तो अलमस्त लड़की थी, उसे कहाँ किसकी परवाह थी। चंदा जैसे ही अपने गांव के घर पहुंची, देखा बाहर बरामदे में सहेलियों का जमघट लगा हुआ है और सब चंदा से मिलकर दिलजोई करने लगी और मिलजुल कर वापस सब अपने घर चली गई। सारी रात तो शहर की बातों में ही कट गई। दूसरे दिन झुमकी उससे मिलने आई। ढेर सारी बातें करते करते उसे कुछ याद आया और भागकर अंदर गई और चूड़ियों का डिब्बा ले आई। झुमकी देख, मैं तेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां लाई हूँ। तू सबको चूड़ियां पहनाती है और तेरे ही हाथ खाली रहते हैं। हमेशा तुमने मुझे चूड़ियां पहनाई है, लाओ आज हाथ में तुम्हें चूड़ियां पहनाऊंगी। चंदा ने जैसे झुमकी का हाथ पकड़ा तभी माँ चीखते हुए बोली, पागल हो गई बावरी। इतना सुनते ही झुमकी हाथ झटक कर भाग गई और चूड़ियां जमीन में बिखर कर टुकड़ों में तब्दील हो गई। दिमाग फिर गया है तेरा, वो बाल विधवा है और ये महारानी उसको लाल रंग की कांच की चूड़ियां पहना रही है, तो माँ इसमें गलत क्या है? चंदा बोली, माँ वो अपने सूने जीवन को भूल कर दूसरों के जीवन में खुशियों के रंग भरती है। माँ तुम्हें तो कहानी में सुनाती थी कि जब मनिहारिन गांव में आती तो सब तरफ नई चेतना छा जाती। वही थे तुम सबके सुहाग के लंबे जीवन की मन्नतें मांगती। कोई पर्दे की ओट से तो कोई पानी भरती मटकी छोड़कर, तो कोई कच्चे चूल्हे के तवे पर रोटी छोड़कर सब मनिहारिन को घेर लेते। सावन में मायके आती लड़की को यही अपनी मनिहारिन झुमकी ही तो चूड़ियां पहनाती है। माँ जरा सोचो, क्या कभी उसका दिल ना करा होगा कि वो भी चूड़ियों की खनखन महसूस करे, जो हर समय चूड़ियों की खनक से घिरी रहती है? क्या वो चूड़ियां नहीं पहन सकती? क्या तुम सदियों पुरानी रवायतें तोड़ने आई हो? माँ बोली, वो सब मैं नहीं जानती। और चंदा बची हुई चूड़ियां समेटते हुए बोली कि माँ मैं झुमकी को चूड़ी पहनाने जा रही हूँ। माँ निरुत्तर दरवाजा पकड़े खड़ी रही और चंदा खुशी खुशी झुमकी को चूड़ियां पहनाने चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद चंदा पीछे की ओर मुड़कर माँ से बोली, बस थोड़ी खुशियां बांट कर आती हूँ माँ। माँ भी बेटी की जीत पर गर्व से मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।